Good morning, dear students. This is the second lecture on the chapter The Making of the National Movement 1870s and 1947. In a previous lecture, we had discussed about the formation of Indian National Congress, and in the initial stage 72 members were there and the founder was Alan Octavian Hume. Now we will discuss the function of the Indian National Congress in making a nation. Means in the freedom struggle against the British rule, Indian National Congress played a very important role. So now we will discuss the role played by Indian National Congress in making a nation or against the British rule. The Indian National Congress has two groups, moderates and the radicals. जो कांग्रेस रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स में डिफरेंस क्या था? मॉडरेट मीन्स वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ होते हुए उनके साथ मिल के जो उनका जो भी कोई डिसीजन हो या लॉज हो, रूल्स हो, उसको इन्फ्लुएंस करना अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस के फेवर में इन्फ्लुएंस करना है ब्रिटिशर्स को. लेकिन रेडिकल्स क्या चाहते थे? वो रेडिकल्स चाहते थे ना तो हम ब्रिटिशर्स को प्लीड करेंगे ना रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमें चाहिए हम छीन के लेंगे. एंड इट कुड बी थ्रू स्ट्राइक, बॉयकॉट, इट कुड बी थ्रू वायलेंस ऑल्सो. सो मॉडरेट और रेडिकल्स में ये डिफरेंस था. तो अब शुरुआत में लगभग 20 इयर्स तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे उनकी फिलॉसफी या आइडियोलॉजी मॉडरेट फिलॉसफी थी, क्योंकि द मॉडरेट वो बिलीव करते थे इन प्लीडिंग, रिक्वेस्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स. कोई भी चेंज लाना है तो वो रिक्वेस्ट करके, प्लीड करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही कर सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मॉडरेट्स चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में देयर शुड बी मोर एंड मोर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या इंडियन मेंबर्स होंगे उतना ही इंडियंस की जो वॉइस है वो स्ट्रॉन्ग होगा. जितना वॉइस स्ट्रॉन्ग होगा दे कुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, मॉड्यूलेट कर पाएंगे, मोल्ड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस. इसलिए मॉडरेट्स चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस पार्टिसिपेट करें एंड नॉट ओनली पार्टिसिपेट करें, मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल शुड बी देयर. और एक उनका डिमांड था कि उस टाइम जो हायर पोजीशन में, जितने भी हायर पोजीशन में लोग होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, ऑल दोस पोजीशंस वर ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर्स और द व्हाइट्स और यू कैन से यूरोपियंस. क्योंकि उस हायर पोजीशन में जाने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम पास होना जरूरी था. और सिविल सर्विस एग्जाम क्या था? यू नो, अभी जो हमारा होता है ना, जो डीएम के लिए हायर ऑफिस, जितने भी मिनिस्टर के सेक्रेटरीज होते हैं, एंड यू कैन ओके यू नो, जो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ या सिविक्स में आपने पढ़ा था, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव हायर ऑफिशियल्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव कैसे सिलेक्ट होते हैं? ये उनको IAS का एग्जाम पास होना जरूरी है. अभी IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो कोई भी हायर ऑफिशियल आज जो है दे ऑल आर IAS मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई करके ही आए हैं. सिमिलरली ब्रिटिश पीरियड में हायर पोजीशन में जाने के लिए सिविल सर्विस पास करना जरूरी था, जबकि वो सिविल सर्विस कंडक्ट होता था लंदन में. अब देखो, जो केपेबल, जो इंटेलिजेंट इंडियंस थे वो तो सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते थे. क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए उनको लंदन जाना पड़ता था.
तो उस टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं था एंड पीपल वर नॉट दैट रिच कि वो कोई भी लंदन में जाके उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये भी एक डिमांड था जो हायर पोजीशन, गवर्नमेंट के हायर पोजीशन में इंडियंस हो। इसलिए सिविल सर्विस एग्जाम नॉट ओनली इन लंदन, इंडिया में भी कंडक्ट होना जरूरी है। अगर इंडिया में सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट होगा तो मेनी इंडियंस could participate और वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, केपेबल, वो सिलेक्ट होंगे तो हायर पोजीशन में जा पाएंगे। इसके लिए सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी कि सिविल सर्विस का एग्जाम इंडिया में होना चाहिए। ये छोड़ के भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्या डिमांड कर रहे थे, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशियरी के ऊपर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, जजमेंट डिपेंड करते हैं। सो जुडिशियरी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स। जुडिशियरी किसी भी कीमत में किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। That is why they demanded separation of judiciary from executive. And not only that, उनको ये लगता था जितने भी गलत एक्ट पास हुआ था during that period, that is the Arms Act, then the Vernacular Act, ये सभी एक्ट का एबोलिशन होना चाहिए था। The repeal of Arms Act and freedom of speech and expression, that is the Vernacular Act को एबोलिश करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड नॉट ओनली दैट, उस टाइम ये डिमांड छोड़ के भी कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बहुत सारा डिमांड रेज किया था। वो डिमांड क्या था, उस टाइम ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था? मोटिव था टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू अर्न मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। इंडिया में से ज्यादा पैसा कमाओ और लंदन, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ले जाओ। तो इसलिए वो क्या करते थे, दे इम्पोज्ड हाई रेवेन्यू और हाई टैक्स ऑन लैंड। जमींदार से, पीजेंट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे, लेकिन बदले में जमीन को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे। दे नेवर बॉदर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। तो अगर आप लैंड को डेवलप नहीं करोगे, लैंड में से you only extract from the land, what will happen? After some time, the productivity of the land, the fertility of the land will reduce. फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी। तो इसलिए इंडियन कांग्रेस का डिमांड था कि रिडक्शन इन द रेवेन्यू एंड टू डेवलप द इरिगेशन सिस्टम एंड इन्वेस्ट मोर ऑन लैंड so that the productivity of land could increase, and not only that, to cut in the military expenditure. Military expenditure में भी cut करना जरूरी है। And those were the demand of the Indian National Congress. ये छोड़ के भी जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे वो सारे इंडियन कांग्रेस का क्रिटिसाइज भी करते थे, न्यूज़पेपर में लिखते थे, लोगों को, अपने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते थे। दे वांटेड टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, दे वांटेड टू यूनाइट द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसलिए बाल गंगाधर तिलक, उनका एक खुद का न्यूज़पेपर था, केसरी न्यूज़पेपर, वो पब्लिश करते थे मराठी लैंग्वेज में। उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ लिखते थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। खुलेआम वो क्रिटिसाइज भी करते थे ब्रिटिश रूल का। वाई? टू क्रिएट एन अवेयरनेस, टू क्रिएट एन कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसलिए नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ये जो फेमस स्लोगन है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, this slogan was given by Bal Gangadhar Tilak.
Bal Gangadhar Tilak, here you can see the picture of Bal Gangadhar Tilak, and he was also known as Lokmanya Tilak. लोकमान्य तिलक से भी वो जाने जाते थे और उनका एक खुद का न्यूज़पेपर, एंड ही वाज वेरी एजुकेटेड। लॉ किया था उन्होंने, मैथमेटिक्स में, फिलोसफी में, वो बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन थे बाल गंगाधर तिलक। खुद का एक न्यूज़पेपर भी उस टाइम वो पब्लिश करते थे, केसरी, मराठी लैंग्वेज में, और जिनमें वो खुल के ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल का क्रिटिसाइज भी करते थे। तो लेट अस सी इसमें क्या है। उस टाइम बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, दीज 3 प्लेसेस, इन तीनों जगह पे जो लीडर्स थे, लीडर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग और दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। ये तीनों जगह के जितने भी लीडर्स थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। जैसे कि बंगाल में से बिपिन चंद्र पाल, देन महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, एंड पंजाब से लाला लाजपत राय। ये तीनों इतने फेमस थे, तीनों को एक साथ लाल बाल पाल नाम से जाना जाता था। और ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वोकल थे और किसी से डरते नहीं थे। ये खुल के ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के रूल को क्रिटिसाइज करते थे। एंड ये जो फेमस है स्लोगन उस टाइम फ्रीडम फाइट में, द मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में, ये स्लोगन बहुत ज्यादा यूजफुल भी हुआ था और लोगों ने बहुत ज्यादा यूज भी किया था टू यूनाइट द इंडियंस, टू क्रिएट awareness, to create the sense of collectivization among the people of India, and that was given by Bal Gangadhar Tilak, that is freedom is my birthright and I shall have it। फ्रीडम हमारी birthright है और हमें चाहिए। तो उस टाइम क्या था, आई टोल्ड यू कि बंगाल वाज वेरी प्रोमिनेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो बंगाल इतना प्रोमिनेंट था और इसमें इतने सारे गुड लीडर्स थे, इसलिए ब्रिटिशर्स डर गए थे। तो ब्रिटिशर्स डर के क्या किया था उन्होंने, 1905 में वाइसरॉय कार्जन ने क्या किया, ही पार्टीशन द बंगाल को पार्टीशन कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अभी जो वेस्ट बंगाल है उसी पार्टीशन के टाइम से। तो ईस्ट बंगाल कहाँ गया, डू यू नो? अभी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश दैट टाइम इट वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ना तो पाकिस्तान था ना तो बांग्लादेश था, बांग्लादेश था इंडिया, और वो बांग्लादेश बंगाल के पार्ट में ही था। तो कार्जन ने 1905 में उन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ईस्ट बंगाल जो कि वो पोर्शन अभी मोस्टली वो पार्ट अभी बांग्लादेश हो गया है, और एक वेस्ट बंगाल जो अभी इंडिया का पार्ट है, और बंगाल विच इंक्लूड्स बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा ऑल्सो। तो इस पार्टीशन से ब्रिटिशर्स का, इसके पार्टीशन के पीछे ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था, तो डिवाइड एंड रूल। अगर बंगाल को डिवाइड कर देते हैं देन द लीडर्स ऑफ बंगाल वो वीक पड़ जाएंगे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ब्रिटिशर्स के लिए वो रूल करना इजी हो जाएगा। इसलिए कार्जन ने 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। लेकिन 2 पार्ट में कार्जन तो डिवाइड किया था, एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आया, नॉट ओनली इन बंगाल, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में लोगों में बहुत गुस्सा आया। इस टाइम मॉडरेट्स, रेडिकल्स एक साथ हो गए, लोग रास्ते में आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, और बहुत सारे मूवमेंट शुरू हो गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब लोग लार्ज पब्लिक मीटिंग्स शुरू हो गया था, एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड, एंड ये जो मूवमेंट उस टाइम शुरू हुआ था, दैट मूवमेंट वाज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। तभी स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। स्वदेशी मीन्स अपने देश के लिए, एंड स्वदेशी मूवमेंट में लोगों ने क्या किया था, स्वदेशी मूवमेंट के पीछे इनका जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था
कि टू यूज द इंडियन थिंग्स, खुद सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायंट, खुद किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम ब्रिटिश गुड्स को यूज नहीं करेंगे, हम इंडिया में जितने भी गुड्स मिलते हैं वो ही यूज करेंगे, उसको भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। दैट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। देश के लिए और जितने भी देसी सामान है वो यूज करेंगे, इसलिए फॉरेन गुड्स का फिर बॉयकॉट शुरू हुआ। then the students, then the lawyers, the professionals, doctors, बहुत सारी कंट्री में से उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। और नॉट ओनली द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, जो आंध्रा में, साउथ में आंध्रा में, दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट में जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश रूल का अपोज भी किया था, और दे एनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। पहले वो इंग्लिश लैंग्वेज की यूज होती थी, अभी उन्होंने बोला नहीं, इंडिया है तो इंडियन लैंग्वेज ही यूज होगा, जितने भी इंडियन गुड्स है वो हम यूज करेंगे, और जो फॉरेन गुड्स है वो हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट मीन्स हम उनका यूज नहीं करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, अब तो पहले जो मॉडरेट्स थे, अभी कुछ लोगों में ये इतना गुस्सा आया, वो लोग सोचने लगे अगर हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है तो हमें क्या करना है, रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी करना है। Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. ब्रिटिशर्स को भगाना है तो रेवोल्यूशनरी वायलेंस मीन्स वायलेंट होना पड़ेगा, लड़ाई करके हमें हमारी आज़ादी लेनी है, ब्रिटिशर्स ऐसे हमें हमारी आज़ादी नहीं देंगे। तो ये ही रेडिकल्स और मॉडरेट्स में डिफरेंस था। ये जो थिंकिंग था रेवोल्यूशनरी वायलेंस, दिस वाज द बिलीफ ऑफ द रेडिकल्स। और मॉडरेट्स का क्या था, ब्रिटिशर्स के साथ ही हम चलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करके, प्लीड करके हम अपनी बात मनवा लेंगे। तो उस टाइम 1906 में फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। उस टाइम जो कुछ रिच मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ नवाब्स थे, सभी मिलके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, दे सपोर्टेड द स्प्लिट ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल की जो स्प्लिट हुई थी, डिवीजन हुआ था, उसमें भी उन्होंने मतलब उनका कंसेंट था दिस एंड उन्होंने सपोर्ट किया था। इसके बाद इसी बात को लेके कि हमें रेवोल्यूशनरी वायलेंस करना है या हमें ब्रिटिश के साथ चल के हमारी बात मनवानी है, इस बात पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो भाग हो गए। 1907 में मॉडरेट्स और रेडिकल्स अपोज होने लगे, क्योंकि रेडिकल्स चाहते थे सब कुछ बॉयकॉट करना, हम फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करेंगे, हम हमारी सेल्फ हेल्प करेंगे, देन नेशनल एजुकेशन को हम इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, इंडियन लैंग्वेज को यूज करेंगे। इस बात पे रेडिकल्स और मॉडरेट्स में फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, और 1907 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू two groups, moderates and radicals. After that again 1915 में दोनों group moderates and the radicals they reunited in December 1915. उसके बाद भी फिर मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ पैक्ट, it was a very important decision among the Indian National Congress and the Muslim League to start a nationwide movement, mass movement, to start a mass movement. अब लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में वो मास मूवमेंट करेंगे। I think this much is clear to you. So thank you and have a good day.